हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास में आज हम दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक पहले जो वीडियो है वो अपलोड किया था, वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर वो नहीं देखा तो हमने दुर्गों की श्रृंखला के रूप में रणथंभौर से ये जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया था और उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके अलावा आज हम आगे के दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान जो है वो दुर्गों के मामलों में उसका पूरे राष्ट्र में एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है। यहाँ पर ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर दुर्ग ना बना हो, जहाँ कोई किला ना बना हो। और यहाँ के दुर्ग, यहाँ के किले जो हैं वो अपनी वीरता, वो अपनी भव्यता, वो अपनी अजयता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ के दुर्गों ने पूरे विश्व भर के आक्रमणों को सहन किया, यहाँ तक कि बाहर से आए हुए मुगलों के आक्रमणों को सहन किया और उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन जो है वो शत्रुओं के सामने किया था। शत्रु सालों साल डेरा डालकर दुर्गों के बाहर पड़े रहते थे। तो ऐसे ही आज हम एक नए दुर्ग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं इस लेक्चर में। और आज हम एक प्रमुख दुर्ग मेहरानगढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। मेहरानगढ़, ठीक है। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है आप लोगों को मालूम होगा कि कहाँ है, जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है तो हर किसी को मालूम होता है कि जोधपुर में। ये सामान्य जानकारी है। अब हम इसके निर्माण की बात करें कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था। क्या इसका निर्माण रावजोधा के द्वारा कराया गया था? क्या इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया? रावजोधा के द्वारा कराया गया, ठीक है। रावजोधा, इसका जो निर्माण है वो रावजोधा के द्वारा कराया जाता है। कब कराया जाता है? 1459 में कराया गया था। 1459 में कब कराया गया था? तो 13 मई को कराया गया था, शनिवार को। 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो होता है वो कराया जाता है। इस दुर्ग की प्राचीनता, इस दुर्ग की विशालता और इस दुर्ग की जो भव्यता है, उससे पहले आप लोगों को एक तथ्य के बारे में और जानकारी रखनी चाहिए कि इस दुर्ग का जो निर्माण कराया गया था, इस दुर्ग के निर्माण में जो पहला जो पत्थर रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था? कर्णनी माता के द्वारा रखा गया था। तो ये पॉइंट नोट डाउन करने लायक है, लिखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर कर्णी माता के द्वारा, किसके द्वारा? कर्णी माता के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा जाता है? तो कर्णी माता के द्वारा रखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार जो नाम है वो रिद्धिबाई भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि इनका जो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो पहला पत्थर है वो कर्णी के द्वारा रखा गया था। और यहाँ पर जो नाम मिलता है वो क्या भी मिल जाता है? रिद्धिबाई भी मिल जाता है, ठीक है। याद रखोगे ना? चलिए आप देखिए, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण किया गया है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग का निर्माण किया गया है, ये किस पहाड़ी पर निर्मित कराया गया है? तो ये पहाड़ी पर निर्मित कराया गया है चिड़ियाटूक। किस पहाड़ी पर निर्मित कराया गया है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्मित कराया गया है, ठीक है। इसका जो नामांकन पड़ता है चिड़ियाटूक पहाड़ी
ऐसा बताते हैं कि एक चिड़ियानाथ नामक जो योगी था वो यहाँ पर तपस्या किया करता था, और जब ये यहाँ पर तपस्या किया करता था तो उसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी इसका नाम पड़ गया। ठीक है, इसके नाम के आधार पर ही इसको चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित क्या क्या बातें आपने अभी देखी कि इसका निर्माण जो है वो 1459 में राव जोधा के द्वारा 13 मई शनिवार को किया गया। इस दुर्ग का जो पहला पत्थर है वो करनी यानी कि रिद्धि बाई के द्वारा रखा गया। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर किया गया था, जहाँ पर पहले चिड़िया नाथ नामक कोई योगी तपस्या करता था, उसके नाम पर ही इसका नामांकन पड़ गया या हो गया। ठीक है, अब देखिए मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अन्य नामों में इसका जो नाम मिलता है वो मयूर ध्वज। क्या नाम मिलता है? मयूर ध्वज नाम भी मिलता है, क्योंकि इसकी आकृति जो है वो मयूर के आकार की है। मयूर ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मयूर की आकृति के कारण। मयूर की आकृति के कारण। तो ये जो उपनाम है या ये जो अन्य नाम है, इन अन्य नामों को, अन्य उपनामों को भी आपको ध्यान रखना है। मयूर ध्वज यानी कि इसकी विशालता के कारण इसको मयूर ध्वज भी कहा जाता है। अब देखिए प्रत्येक शब्द जो होता है वो अलग मतलब निकालता है मयूर की आकृति का होने के कारण। अब इसका मतलब ये है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन चिंतामणि क्यों कहा गया इस दुर्ग को? इस दुर्ग को चिंतागढ़ी क्यों कहा गया? इस दुर्ग को सूर्यगढ़ दुर्ग क्यों कहा गया? और इस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग क्यों कहा गया? चिंतामणि, सूर्यगढ़ और कागमुखी नामक दुर्ग जो है वो क्यों कहा गया? इसके पीछे क्या क्या कारण थे? इसके जो नाम मिलते हैं कि चिड़िया टूक यानी कि चिड़िया टूक नामक योगी तपस्या करता था, उसके नाम पर इसका नामांकन चिड़िया टूक हो गया। मयूर ध्वज इसलिए कहा गया क्योंकि मयूर की आकृति के समान है। चिंतामणि क्यों कहा गया? फिर चिंतामणि के पीछे यह है कि जब भी शत्रुओं के द्वारा आक्रमण किया जाता था तो इसके अंदर क्या है, ये लोग सुरक्षित रहते थे। ठीक है, अब देखिए कागमुखी और सूर्यगढ़ यानी कि सूर्य के समान इसकी वीरता की प्रतीकता के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक शब्द जो होता है वो अलग अलग नामों में इस दुर्ग की जो भव्यता है, इसकी जो विशालता है, उसको क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अब देखिए इस दुर्ग के बारे में इतिहासकारों ने, जिनमें प्रसिद्ध रूडयार्ड कीपलिंग का नाम आपने सुना होगा, निश्चित ही सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा। तो रूडयार्ड कीपलिंग के द्वारा इस दुर्ग के विषय में कहा गया था कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा बात कही गई? रूडयार्ड कीपलिंग के द्वारा ये बात कही गई। ठीक है, तो नोट डाउन करना है, रूडयार्ड कीपलिंग। क्या कहा गया इनके द्वारा? यह कहा गया कि इसका निर्माण किसके आधार पर कहा था? तो भव्यता के आधार पर कहा था। ठीक है, इसकी विशालता को देखकर
रूडयार्ड किपलिंग ने किसके आधार पर कहा था? इसकी भव्यता और इसकी विशालता को देखकर कहा था कि इसका जो निर्माण है वो परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया है। परियों और फरिश्तों के द्वारा क्या कहा गया? परियों और फरिश्तों के द्वारा इसका जो निर्माण है वो हुआ है। क्लियर? चलिए आप इसे उतारिए। अब इसके बाद आपको यह देखना है कि इसका जब निर्माण कराया गया था तो इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था रजिया भांबी। क्या नाम था? इसकी नींव रखने से पहले रजिया भांबी को जिंदा गाड़ा गया था। क्या किया गया था? रजिया भांबी नामक एक व्यक्ति था और इस रजिया भांबी नामक व्यक्ति को इस दुर्ग के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये इसके पीछे कोई ज्योतिष किसी ने ज्ञान दिया होगा कि तुम यहाँ पर किसी व्यक्ति की बलि दीजिए, उसे नींव में गाड़ दीजिए, तो इसकी जो प्राचीर हैं वो बहुत मजबूत और बहुत ही ज़्यादा स्थायी जो हो वो हो जाएंगी। इसलिए रजिया भांबी को यहाँ पर क्या किया जाता है? जिंदा गाड़ दिया जाता है। इसकी जो दुर्ग है, इस दुर्ग की जो लंबाई है, ये लंबाई 500 मीटर है। कितनी है? इस दुर्ग की जो लंबाई है ये लंबाई 500 मीटर है और इस दुर्ग की चौड़ाई के बारे में बताया जाता है कि ये 250 मीटर चौड़ी है। चौड़ाई जो है वो कितनी है? 230 मीटर चौड़ा दुर्ग ये बना हुआ है। तो इस प्रकार आप इसका आकलन कर सकते हो कि किस प्रकार से ये जो दुर्ग है वो 500 मीटर तक लंबा है और 250 मीटर तक क्या है? चौड़ा है। अब देखिए ये जो दुर्ग है वो पहाड़ी पर बना हुआ है और पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इस दुर्ग को किस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। किस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? इसकी नींव रखने से पहले रजिया भांबी को क्या किया गया? जिंदा गाड़ दिया गया था। 500 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा। अब देखिए इस दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड ने क्या कहा है? इस दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड ने क्या कहा है? कर्नल टॉड के द्वारा कहा गया है कि जो राव जोधा के बेटे थे, वो राव जोधा के जो बेटे थे इसकी खिड़कियों से ही अपनी जो सल्तनत है उसकी सल्तनत की सीमाओं को देख लिया करते होंगे। राव जोधा के द्वारा कहा गया कि इसकी जो विशालता है, इसकी जो भव्यता है, इसकी जो ऊंचाई है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि इसकी खिड़कियों से ही वो अपनी सल्तनत की सीमाओं तक दूर तक देख लिया करते होंगे। कर्नल टॉड ने कहा जोधा के बेटे इसकी खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत की सीमाओं को
अपनी सल्तनत की सीमाओं को देख लिया करते होंगे। क्लियर? तो ये इस प्रकार से कर्नल टॉड के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कही गई बात है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से किपलिंग के द्वारा इसके संबंध में बात की गई है। अब इस दुर्ग में जब लोग प्रवेश करते हैं तो इसमें जो प्रवेश द्वार हैं, इसमें जो प्रवेश द्वार हैं, उन प्रवेश द्वारों में सबसे पहले जयपोल, सबसे पहले कौन सा पोल पड़ता है? तो सबसे पहले जयपोल पड़ता है। ठीक है। अब इस जयपोल का जो निर्माण किया गया था, इस जयपोल का निर्माण 1808 में, इस जयपोल का जो निर्माण किया गया वो 1808 में किसके द्वारा कराया गया? मानसिंह राठौड़। किसके द्वारा इस जयपोल का निर्माण कराया गया था? तो मानसिंह राठौड़ के द्वारा इस जयपोल का निर्माण कराया गया था। लेकिन कराया क्यों था? ये जयपोल का जो निर्माण कराया गया था वो विजय अभियान को जीतने के पश्चात इसका निर्माण कराया गया था। जयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर देने के बाद इसका निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? 1808 में। ठीक है। तो भले ही कोष्टक में जानकारी के लिए लिख लेना कि बीकानेर और जयपुर की सेनाओं को हराने के उपलक्ष्य में इसका क्या कराया गया? निर्माण कराया गया था। ठीक है। अब देखिए, इस जयपोल के किनारे पर ही कीरत सिंह सोढ़ा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ठीक है। कीरत सिंह सोढ़ा ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे शत्रुओं से लड़ते समय तक, तो इसलिए कीरत सिंह सोढ़ा जो हैं इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कहां बनी हुई है? जयपोल प्रवेश द्वार के समीप ही इनकी छतरी जो है वो निर्मित है। इस पोल के बाद एक दूसरा पोल पड़ता है, प्रवेश द्वार पड़ता है, उसको बोलते हैं लोहा पोल। उसको किस नाम से जाना जाता है? लोहा पोल के नाम से जाना जाता है। अब इस लोहा पोल का जो निर्माण कराया गया था वो कराया था 1548 में। किसके द्वारा कराया गया था? मालदेव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इसका जो निर्माण कराया गया वो कब कराया गया? 1548 में कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? तो राव मालदेव के द्वारा कराया गया। ठीक है। किसके द्वारा कराया गया था? राव मालदेव के द्वारा कराया गया था। लेकिन आपको याद यह रखना है कि इस निर्माण को पूरा जो कराया था वो विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा पूर्ण कराया गया था? विजय सिंह ने पूर्ण कराया। किसने पूर्ण कराया था? तो इसे विजय सिंह के द्वारा पूर्ण कराया गया था। इसका जो निर्माण है वो 1548 में राव मालदेव के द्वारा क्या कराया गया था? प्रारंभ कराया गया था, जिसे विजय सिंह ने पूर्ण कराया था। इसके पास में धन्ना और भीवा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। धन्ना और भीवा ये मामा भांजे थे दोनों। ठीक है। धन्ना और भीवा की छतरी बनी हुई है। कितने खम्भों की छतरी है ये? तो ये 10 खम्भों की छतरी जो है वो निर्मित है। ठीक है। काफी ज्यादा नीचे हो गया शायद, है ना? तो नीचे लिख लेना, नहीं दिख रहा हो तो। धन्ना और भीवा की छतरी बनी हुई है। कितनों की? 10 खम्भों की। चलिए, तो इसको मिटा दें। तो ये जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो किसकी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है।
देखिए इसके ये महत्वपूर्ण जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों के अलावा यहाँ पर और दरवाजे भी निर्मित हैं, अमृतपोल बना हुआ है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण यही हैं जो ऐतिहासिक हैं। देखिए अब इस जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके ऊपर जो आक्रमण हुए थे, इस मेहरानगढ़ दुर्ग ने जिन जिन शासकों के समय पर आक्रमण देखा था, किन किन के समय पर इस पर विजय अभियान किए गए और किस किस आक्रमण को इसने सहा था, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो किसके समय पर करते हैं, तो मालदेव के समय पर करते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि इसके समय पर किसका आक्रमण हुआ था, तो शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था मालदेव के समय, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का क्या होता है, आक्रमण होता है, कब होता है, 1544 में होता है। तो लिखना है मालदेव के समय, मालदेव के समय 1544 में शेरशाह सूरी, मालदेव के समय 1544 में शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। अब आपको मालूम हो गया कि 1544 में शेरशाह सूरी क्या करता है, इस पर अधिकार कर लेता है। और जब शेरशाह सूरी इस पर अधिकार कर लेता है 1544 में, उस समय यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। 1544 का वही युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी के द्वारा ये कहा गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस पर अधिकार कर लेने के बाद किसका निर्माण कराया जाता है, तो सूरी मस्जिद का निर्माण जो है वो कराया गया था। सूरी मस्जिद का निर्माण, सूरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, सूरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। किसका निर्माण कराया गया, सूरी जो मस्जिद है, इस सूरी मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। क्लियर। चलिए अब देखो उसके बाद 1546 में, उसके बाद 1546 में भांगेसर के युद्ध में, किसमें, भांगेसर के युद्ध में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1546 में भांगेसर के युद्ध में जो मालदेव था उसने यहाँ के अफगानों से भगाकर इसे पुनः जीत लिया। 1546 में भांगेसर के युद्ध में मालदेव ने मेहरानगढ़ को पुनः जीत लिया, पुनः जीत लिया। ओके, समझ आ गई बात कि किस प्रकार से मेहरानगढ़ को पुनः क्या कर लिया जाता है, विजित कर लिया जाता है। किसके द्वारा कर लिया जाता है, मालदेव के द्वारा कर लिया जाता है। और यहां पर जो लोग नियुक्त थे उनको भगा दिया जाता है। अब आगे देखिए, फिर हम बात करते हैं, कब की बात करते हैं, 1565 की बात करते हैं। किसके समय की बात करते हैं, चंद्रसेन के समय की बात करते हैं। चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अब इसके समय पर यानी कि हम पहुंच गए अकबर के काल में, और अकबर के काल में हसन कुली खां का क्या होता है, आक्रमण होता है। हसन कुली खां के आक्रमण में यह दुर्ग मुगलों के पास चला जाता है, यह दुर्ग मुगलों के पास चला जाता है। तो 1565 में चंद्रसेन ने हसन कुली खां के आक्रमण में, हसन कुली खां पर जो आक्रमण किया था,
इसमें ये जो दुर्ग है वो किसके पास चला जाता है? ये दुर्ग मुगलों के पास चला जाता है। ठीक है, लेकिन मुगलों के पास चला गया था, जिसमें अकबर इसको बाद में किसे सौंप देता है? तो मोटा राजा उदय सिंह को सौंप देता है। मोटा राजा उदय सिंह को, उदय सिंह को यह दुर्ग वापस सौंप दिया जाता है, वापस सौंप दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसे वापस सौंप दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मोटा राजा उदय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको ये दुर्ग क्या होता है? वापस मिल जाता है। लेकिन उसके बाद ये इन्हीं के पास रहा, लेकिन उसके बदले में यहाँ के शासकों ने अपनी क्या बेच दी थी? स्वतंत्रता मुगलों को बेच दी थी। लेकिन औरंगजेब के काल में, पुनः औरंगजेब के काल में, यानी कि महाराजा जसवंत सिंह के समय की बात कर रहा हूं मैं, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह जो होते हैं जमरूद नामक स्थान पर मारे गए थे, तो औरंगजेब ने इस पर क्या कर लिया था? पुनः अधिकार कर लिया। तो महाराजा जसवंत सिंह के समय, समय का मतलब मृत्यु के बाद, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, की मृत्यु के बाद इसे क्या, जो पूरा मारवाड़, जो पूरा ये क्षेत्र था जोधपुर का, इसे औरंगजेब ने क्या घोषित कर दिया था? खालसा। मृत्यु के बाद जोधपुर को औरंगजेब खालसा घोषित कर देता है, खालसा घोषित कर देता है। और जब इसको खालसा घोषित कर दिया गया, जब इसको खालसा घोषित कर दिया जाता है, तो जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो किसके अधीन चला जाता है? तो ये वापस से मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो मुगलों के अधीन चला जाता है। किसके अधीन चला जाता है? मुगलों के अधीन चला जाता है। तो इसके समय मेहरानगढ़ दुर्ग ने जो आक्रमण देखे थे, तो वो इन आक्रमणों में प्रमुख आक्रमण थे। ठीक है, तो आप इसे उतारिए, उसके बाद हम आगे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको समझेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो महल बने हुए हैं, उन महलों के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए, तो मालदेव के समय 1544 में शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रमुख महल बने हुए हैं दुर्ग के अंदर, उनको देखिए। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख अंदर जो बने हुए महल हैं, तो देखो महल, इन महलों में सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है? श्रृंगार चौकी का आता है। किसका नाम आता है? श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी का नाम आता है। और श्रृंगार चौकी जो है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यहां पर क्या होता था? यहाँ के जो महाराजा हैं, यहाँ के जो महाराजा हैं, इन महाराजा का क्या होता था? तिलक होता था। यहाँ के जो महाराजा हैं, उन महाराजाओं का तिलक जो है वो यहाँ पर किया जाता था। किस में किया जाता था? श्रृंगार चौकी में किया जाता था। और श्रृंगार चौकी जो थी उसके अंदर राज्य अभिषेक किया जाता था, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है वो है मोती महल। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मोती महल। तो इसका जो निर्माण है
इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था 1545 में महाराजा सूर सिंह के समय। इसका जो निर्माण कराया गया वो कब कराया जाता है? 1545 में कराया जाता है। किसके द्वारा कराया गया था? सूर सिंह के समय कराया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है फतेह महल। इसके अंदर जो बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? फतेह महल बनाया हुआ है, और ये महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। अब चौथा जो महत्वपूर्ण है वो फूल महल है, अभय सिंह के द्वारा। फूल महल किसके द्वारा? अभय सिंह के द्वारा। तो ये इसके अंदर निर्मित जो महल हैं उनमें इनका स्थान जो है वो प्रमुख है। ठीक है, तो मोती महल, फतेह महल, फूल महल और श्रृंगार चौकी, जिनमें श्रृंगार चौकी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो तोपें हैं, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसके अंदर जो तोपें हैं उसमें शंभू बाण, कौन सी तोप महत्वपूर्ण है? शंभू बाण तोप। कौन सी तोप? शंभू बाण तोप। एक जो तोप है उसका नाम है गजनी खां तोप, और एक जो तोप है उसका नाम है किलकिला तोप। गजनी तोप और एक जो तोप है उसका नाम है किलकिला तोप। तो कितनी? शंभू बाण तोप, गजनी तोप और किलकिला तोप इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित प्रमुख तोपों में से मुख्य तोप हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग की आप लोगों को मैंने महत्वपूर्ण खासियतें बताई थी। इसके अलावा इसके अंदर चामुंडा माता का जो मंदिर है वो निर्मित है। चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है, चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। किसका? चामुंडा माता का मंदिर। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग था जिसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए दुर्ग के साथ आएंगे, एक नए दुर्ग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।